बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। केएसटी लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। ये जो प्लेलिस्ट है या ये जो सब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है, थोड़ा बोरिंग भी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको इजी वर्डिंग में इस पूरी प्लेलिस्ट को क्लियर करवाऊं ताकि आपके लिए ये बोरिंग भी ना रहे और आपको इजीली थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ आ जाएं। एक रिक्वेस्ट है कि इस प्लेलिस्ट को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है अगर आपने इसमें अच्छा ग्रेड हासिल करना है। सेकंड नंबर के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर चूँकि सारी थ्योरी है मोस्टली, सो जितनी भी थ्योरी मैंने हाईलाइट की होगी उस थ्योरी को हाईलाइट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मतलब आपने उसे रटा लगाना है या आपने उसको ज़ुबानी याद करना है, बल्कि थ्योरी को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि आपने उस मेन पॉइंट को सिर्फ रीड करना है और उससे अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, बाकी इसमें जितनी भी थ्योरी है उसको सेम डिट्टो कॉपी रटा लगाने की या उसको ज़ुबानी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा ब्रीफली चीज़ों को जो है वो नहीं लेके जाएंगे ताकि आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल बोरिंग ना बने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे जिस कंसेप्ट की बात की जा रही है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर सबसे पहले बात की जा रही है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? आज तक हम ये समझते आ रहे थे कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो पीस ऑफ कोड लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते थे। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप प्रोग्राम लिखते हो उस प्रोग्राम को सिर्फ आप सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर में तीन मेन चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं कि सर भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर, कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, वी नेम्ड इट एज सॉफ्टवेयर, कि हम उसको एक सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं कि हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है ये एक सॉफ्टवेयर है। बट सॉफ्टवेयर इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम। लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोग्राम का नाम नहीं होता। जो आपने सिंपल सा प्रोग्राम राइट किया है या जो भी आपने प्रोग्राम राइट किया है उसको सॉफ्टवेयर नहीं कहते। उस प्रोग्राम के साथ दो चीजें और मिलेंगी, देन आपका सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट होगा। आगे यही बात की जा रही है, मैनी थिंग्स अदर देन द प्रोग्राम, कि कुछ चीजें प्रोग्राम के अलावा भी होती हैं, आर आल्सो इंक्लूडेड इन सॉफ्टवेयर, जिनको हम सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो दोस्तों वो तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर प्रोग्राम, सेकंड नंबर के ऊपर डाटा, थर्ड नंबर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन। तो जब आपका प्रोग्राम, डाटा और डॉक्यूमेंटेशन, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो देन हम उसको जो है वो कहते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर बन गया। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी हो सकती है और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको सर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि बताओ सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम होता है, डाटा होता है और डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब हम शॉर्टली ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? वो जो आपने अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो जो पीस ऑफ कोड लिखा है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आता है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी आप अपने प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए जो डाटा यूज कर रहे हो, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज कर रहे हो, उसको हम डाटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम राइट किया जो आपके दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। लेट्स से 2 + 2, ये दो नंबर्स को हमने ऐड करने का एक प्रोग्राम राइट किया, एक कोड लिखा, तो उस कोड को तो हम प्रोग्राम कह देंगे। लेकिन डाटा क्या है? डाटा दोस्तों ये है, ये जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये जो दो नंबर यूज कर रहे हो ना, 2 और 2, जिन दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, तो ये क्या है? आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको यूज करते हुए आपका प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये जो आप दो वैल्यूज यूज कर रहे हो इसको हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे, क्योंकि इन दो वैल्यूज की बुनियाद पर ही हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। देन थर्ड नंबर के ऊपर आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों वो आपके पास पूरा एक समझे एक थ्योरी, कंसेप्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये कंप्लीटली बताया होता है कि आपने ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इसको कैसे डेवलप किया है।
मतलब पूरी एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको रीड करके आपको समझ आती है कि अच्छा इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए गए हैं, तो उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो पहले आपने पढ़ा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अब वो पूछ रहे हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, कि मतलब सॉफ्टवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स की नीड पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कि अगर आपने अपना एक बिजनेस है उसके लिए डिसीजन मेक करना है कि आया कि ये बिजनेस ठीक है या नहीं ठीक, ये बिजनेस जो है ना इस कितना इसमें प्रॉफिट होगा, कितना इसमें मुझे लॉस होगा। तो ये जो आप बिज़नेस के लिए डिसीजन मेकिंग करते हो ना, इसके लिए भी हम हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ऐसे ही मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, के आपके मॉडर्न दौर के अंदर जो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिफरेंट तरह के टूल्स यूज़ करते हैं वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद ये आपने जस्ट इनके पॉइंट्स याद मतलब नाम याद करने हैं, इनको ज़्यादा ब्रीफली जो है ना वो रटल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है गेम्स। गेम्स जैसे आजकल की आप लाइफ में देखते हो तो आप डिफरेंट तरह के गेम्स खेलते हो, तो उन गेम्स के अंदर क्या है, उन गेम्स के अंदर भी हम जो है क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे सिस्टम जिनको बिल्ड जो काम दिया जाता है ना रीबिल्ड, वो वही काम कंप्लीटली हर दफ़ा परफॉर्म करते हैं, मतलब उससे हटकर वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करते। जैसे फर्ज करें आपका ओवन, ओवन क्या आप घर के अंदर आप ओवन यूज़ करते हो ना, वो क्या एक एम्बेडेड सिस्टम है, मतलब उसका एक बिल्ट इन काम है क्या, कि उसने चीज़ों को गर्म करना है। इसके हटकर उसने चीज़ों को ठंडा नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ़ उसने उसका काम भी गर्म करना है तो उसने गर्म ही करना है। ऐसे ट्रैफ़िक सिग्नल, उनका काम क्या है? ट्रैफ़िक को रोकना, स्टॉप करना और स्टार्ट करना, ठीक है? तो उनका काम सिर्फ़ यही है, इसके हटकर उन्होंने कोई भी काम नहीं करना। तो एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होते हैं जिनको बिल्ट इन जो काम फ़ीड कर दिया जाता है ना, उन्होंने वही काम परफ़ॉर्म करना है। तो आपके डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी हम जो है सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों जो डिफरेंट आपको एग्जांपल दी गई हैं, इन एग्जांपल के अंदर चूँकि हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी डेली लाइफ के अंदर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमें सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर की, कि हमारी डिफरेंट मशीनरी के अंदर जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट है जी इंजीनियरिंग। तो पहले आपने पढ़ा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग क्या होती है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। अब हम इसको समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार है जिसको यूज करते हुए जिसको यूज करते हुए हम साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक हो गया? तो मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जब आप अपना साइंटिफिक नॉलेज यूज करते हो किसके थ्रू, अपनी एक तरीकाकार के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पूरे तरीकाकार को हम कहते हैं इंजीनियरिंग। ठीक हो गया? तो ये इसकी डेफिनेशन होगी इंजीनियरिंग की, जिसको आपने अच्छे से क्लियर करना। अगला पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, के वो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस को हम समझने के लिए पहले एक छोटा सा जो है सिनेरियो देख लेते हैं। उस सिनेरियो की अगर आपको समझ आ गई तो यकीनन आपको कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो डिफरेंस है उसकी समझ आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर मैनी इंजीनियरिंग फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, के हमारे पास डिफरेंट तरह की इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है। लेकिन ये जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं ये डिपेंड किस पे करती हैं, ये फिजिक्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? फिजिक्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन वी यूज फिजिक्स इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स देन इट इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग, कि यानी जब आप फिजिक्स का इस्तेमाल करते हो कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए तो हम कहते हैं ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है। ऐसे जब आप फिजिक्स का इस्तेमाल करते हो अपनी मशीन्स के अंदर, मशीन को मेक करने के लिए, यानी मशीन्स बनाने के लिए, तो हम कहते हैं ये क्या जी, ये हमारे पास लाइक जैसे आपने कार्स क्रिएट किए हैं, कुछ भी आपने क्रिएट किया तो हम कहते हैं ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, यानी फिजिक्स फिजिक्स खुद जो है इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन उसको यूज करके हम जब कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं ये एक इंजीनियरिंग हमने की है। तो वो आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाया जा रहा है कि लाइक फिजिक्स जो है इट्स सेल्फ एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है या एक थ्योरी बेस्ड ब्रांच है, लेकिन जब उस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो देन वो एक इंजीनियरिंग बन जाती है। समझ रहे बात को? सो दोस्तों ऐसे ही अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली
आपकी थ्योरी बेस्ड फील्ड है, मतलब जिसमें आप थ्योरी पढ़ते हो, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड फील्ड है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये डिपेंड कर रही है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, कि यानी जब आप कंप्यूटर साइंस के अंदर जो थ्योरी पढ़ते हो ना, उस थ्योरी को जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो हम कहते हैं ये हम अब क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देखें फिजिक्स जो है वो थ्योरी थी, लेकिन जब हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया बिल्डिंग्स के अंदर तो वो सिविल इंजीनियरिंग बन गई। जब हमने उसको मशीन्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन गई। जब उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में डिवाइसेस में यूज़ किया तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन गई। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस को जब हमने प्रैक्टिकल फील्ड में इम्प्लीमेंट किया तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन गई। क्लियर। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था, बस ये कंसेप्ट आपने याद करना है, बाकी इसको रट लगाने की जरूरत नहीं है। आगे वही चीज बताई जा रही है लास्ट में, दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी जब हम अपने कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को यूज करते हैं कहाँ पे, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ये क्या बन गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन गई है। क्लियर हो गया। आगे जी नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम कहता है, अब ये बताओ, अगला पॉइंट आ गया है, अब ये बताओ कि सॉफ्टवेयर में और अदर सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मेन दो डिफरेंस जो मेरे माइंड में है, जो मैं आपको इस हैंडआउट्स में भी यही दो डिफरेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये होता है सॉफ्टवेयर में और अदर सिस्टम में, अदर सिस्टम में नॉन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे आपकी कार हो गई, आपका टीवी हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर्स में और अदर सिस्टम में जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम वर्किंग की वजह से नहीं होती, वो प्रॉब्लम फर्स्ट डे से ही सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है। जबकि जो अदर सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो फर्स्ट डे से मौजूद नहीं होती, बल्कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्किंग की वजह से होती है। जैसे फर्स्ट करें आपका टीवी है, तो क्या टीवी में जो प्रॉब्लम आती है क्या वो फर्स्ट डे होती है? नहीं। जब आप नया टीवी लाते हो तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक काम करता है। तो टीवी में प्रॉब्लम आई कैसे? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपने उसको यूज किया तो वर्किंग की वजह से, चलने की वजह से टीवी के अंदर क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही कार, तो जब आप कार फर्स्ट डे लाती हो तो क्या कार में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होता क्या है कि असल में उसका जो इंजन खराब हुआ वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जब आपने उसको यूज किया, कार को चलाया, तो वक्त के साथ साथ उसका जो इंजन है वो खराब हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को। तो ऐसे ही दोस्तों ये फर्स्ट डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो फर्स्ट डे से मौजूद होती है, जबकि अदर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती है वो फर्स्ट डे से मौजूद नहीं होती। ये इसका हो गया क्या बोला, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम मौजूद हो ना, तो उस प्रॉब्लम के बावजूद सॉफ्टवेयर वर्किंग करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर, अब उसके अंदर मान लो कि प्रॉब्लम है कि वो सम नहीं करता, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन जरूर करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, डिवीजन भी करेगा, सिर्फ सम नहीं करेगा। ठीक है। जबकि अदर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो कार का इंजन खराब हो जाए तो क्या कार चलेगी? नहीं चलेगी। अगर टीवी के अंदर जो उसकी वो एक ट्यूब होती है जो उसको जो है रेस सेंड करती है टीवी की स्क्रीन के ऊपर, तो क्या अगर वो खराब हो जाए, क्या वो टीवी सही वर्क करेगा? नहीं, टीवी वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही ओवन है, ओवन के अंदर अगर उसकी जो है डिवाइस खराब हो जाए तो क्या ओवन वर्क करेगा? नहीं। उसकी हीटिंग डिवाइस अगर खराब हो जाए तो वो ओवन वर्क नहीं करेगा। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया कि सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर जो इशू आता है ना, जो प्रॉब्लम आती है, उसको हम बग कहते हैं। ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाए ना, तो उस बग की वजह से सॉफ्टवेयर के जो बाकी फीचर्स है ना वो वर्क करते हैं, सिर्फ वो स्पेसिफिक फीचर वर्क नहीं करता जिसके अंदर बग आता है। जबकि अदर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देते हैं जब तक आप उसको ठीक से रिपेयर ना करो। जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर जो 200 बग आता है ना, उस बग को ठीक करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डिबगिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये दो डिफरेंस मेजर डिफरेंस थे जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यही डिफरेंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि आगे ये देखें, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। जो अदर सिस्टम होते हैं ना उनमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो लाइक कार है ना, तो कार विद द पैसेज ऑफ टाइम आउट हो जाती है, मतलब वेयर आउट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। एक वक्त ऐसा था वो खत्म हो जाती है, ये नहीं कि मतलब आप उसको रिपेयर कर रहे हो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, नहीं। एक वक्त आएगा कार बिल्कुल खत्म। जबकि सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं होते। ऐसा हुआ कभी कि मतलब आपने कहा ये सॉफ्टवेयर बड़ा पुराना हो गया, छोड़ दो इसको, खत्म हो गया? नहीं। अगर वो पुराना हो गया तो हम क्या करते हैं, उसमें नए फीचर इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसको मजीद नया बना देते हैं।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कभी भी उनकी लाइफ ख़त्म नहीं होती, जबकि जो अदर सिस्टम होते हैं जैसे टीवी हो गया, कार हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, इनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपका, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अ, आगे ये जो टॉपिक है ये इतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लिहाजा इसको हम स्किप कर रहे हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है जी सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्राइसिस क्या होते हैं। क्राइसिस दोस्तों हम कहते हैं बुहरान, किसी चीज़ का जब हम कमी या वाक़या होती है ना, लाइक जैसे आपके मान लो कंट्री के अंदर जब कहते हैं जी बुहरान हो गया इस चीज़ का, मतलब इस चीज़ की कमी वाक़या हो गई है, तो इसको हम कहते हैं क्राइसिस इंग्लिश में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस का यहाँ पे मतलब बेसिकली ये है कि जब सॉफ्टवेयर का बुहरान होता है, मतलब सॉफ्टवेयर इतने एडवांस लेवल पे नहीं बनाए जा सकते, तो इसको हम कहते हैं ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो गया। लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं है, ये पहले वक़्त की बात की जा रही है, जब मतलब जब 1950 या 1960s की बात की जा रही है, जब इतने सॉफ्टवेयर एडवांस नहीं थे, तब सॉफ्टवेयर क्या था? बुहरान था, सॉफ्टवेयर क्राइसिस था। अब इसी चीज़ को उन्होंने बेसिकली ना एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताया। मान लो एक पर्सन है, वो कह रहे हैं इमेजिन करो एक पर्सन है जो एक गाँव में रहता है और उसने अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई अपने रहने के लिए। तो दोस्तों वो जो पर्सन जिसने अपने रहने के लिए जो झोंपड़ी बनाई है, अगर उसी पर्सन को आप ये कहो कि मुझे एक बड़ा लग्ज़री टाइप का घर बना के दो, मतलब जो सीमेंट और बजरी से बनाया जाए, क्या वो पर्सन आपको बना के दे सकता है? नहीं बना के दे सकता, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ़ एक झोंपड़ी टाइप घर बना सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी एडवांस स्किल्स नहीं है, उसके पास इतनी एडवांस टूल्स नहीं है, जिनको वो यूज़ करके आपको एक लग्ज़री टाइप का घर बना के दे। तो यही सेम चीज़ बेसिकली इस एग्ज़ाम्पल को आपको देने का मतलब अलग क्या था? इस एग्ज़ाम्पल को देने का मतलब बेसिकली ये था कि जब नया-नया मतलब सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया गया, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना शुरू किया गया, तब अभी इतना एडवांस दौर नहीं था, इतना जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी है। तो जब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी है, तब इतने एडवांस सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। तब इतने एडवांस जो है सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स भी नहीं थे। तो इसी को बेसिकली वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दे रहा है। तो अब हम बात ये कर लेते हैं कि उस वक़्त इतने एडवांस सॉफ्टवेयर क्यों नहीं थे? सॉफ्टवेयर क्राइसिस उस वक़्त क्यों था? तो उसकी दोस्तों वजह ये है, ये देखिए उन्होंने आगे 4 पॉइंट्स में आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है। तो वो 4 पॉइंट्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट सॉफ्टवेयर व्हिच वाज़ tried to be built using those old tools and techniques were not complete। कि यानी मान लो आपने 1950 के अंदर या 1960 के अंदर क्राइसिस इसलिए था क्योंकि जब उस वक़्त जो टेक्नोलॉजी थी, उस वक़्त के जो टूल्स थे, जब आपने उनको यूज़ करते हुए एक एडवांस सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की, तो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फीचर थे एडवांस जो उस वक़्त की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बिल्ड नहीं थे किए जा सकते। ये पहली रीज़न थी सॉफ्टवेयर क्राइसिस की। सेकंड रीज़न, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज़ डिलीवर्ड टू लेट। यानी चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी है, तो काम बहुत ही सुस्ती से होता था। जब काम बहुत ही सुस्त रफ्तारी से होता था, तो ज़ाहिर बात है हमारा जो एक टारगेट था कि हमने इतने टाइम में अपना सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो ये सेकंड रीज़न हो गई है। ये सेकंड रीज़न है सॉफ्टवेयर क्राइसिस की। ये बेसिकली वो रीज़न बता रहा है कि किन बुनियाद पर स्टार्टिंग के ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस थे, मतलब सॉफ्टवेयर का बुहरान क्यों था। थर्ड नंबर के ऊपर, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वेयर ओवर बजट्स। कि मतलब आपको पता है जब 1950 या 1960s के अंदर कंपनीज इतनी एडवांस नहीं थी, या कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मतलब इतना इतना हैवी बजट लगाकर सॉफ्टवेयर जो है बिल्ड कर सकते। तो ये भी एक इफेक्ट था, ये भी एक थर्ड जो है पॉइंट था जिसकी वजह से हमारे पास सॉफ्टवेयर का क्या था, बुहरान था, सॉफ्टवेयर की कमी थी। फोर्थ नंबर के ऊपर, एंड इन मोस्ट ऑफ द केस सिस्टम्स बिल्ड यूजिंग दीज टेक्निक्स वेर नॉट रिलायबल। कि मतलब उस वक़्त की जो टेक्नोलॉजी थी, जो इतनी एडवांस नहीं थी, जब हमने उसको यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे ना, तो वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिलायबल नहीं थे होते, ठीक है? वो हमारे लिए इतने इस्तेमाल के नहीं थे होते हैं। या आप रिलायबल का मतलब आपको बताइए देर-पा, मतलब ज़्यादा देर तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? आगे, मीनिंग दैट दे वेयर नॉट बी एबल टू डू व्हाट दे वेयर एक्सपेक्टेड टू डू। मतलब वो कह रहे हैं कि हम जो चाह रहे थे, वैसी चीज़ हम बना नहीं थे पा रहे। क्यों नहीं थे बना पा रहे? क्योंकि हमारे पास टूल्स बहुत लिमिटेड थे। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए हम जो चीज़ चाह रहे थे बनाना वो हम बना नहीं थे पा रहे। तो जब हम वो चीज़ बना नहीं थे पा रहे, इसलिए हमारे पास क्या था, सॉफ्टवेयर का बुहरान था, सॉफ्टवेयर के क्राइसिस थे। तो ये दोस्तों उन्होंने 4 बेसिकली ये रीज़न बस आपने माइंड में याद रखनी है, जिन रीज़न की बुनियाद पर हमारे सॉफ्टवेयर का क्या था, क्राइसिस था, सॉफ्टवेयर का बुहरान था। आगे चलते हैं जी। मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अब देखें जी, 1960s दैट ओनली कोडिंग इज नॉट सफिशिएंट
टू डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वी आल्सो नीड टू अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, 1960 के अंदर इंजीनियर्स को ये पता चला कि कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमें सिर्फ कोडिंग मतलब वो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमारे पास डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कब पता चला? ये 1960 के अंदर पता चला इंजीनियर्स को कि हमारे पास सिर्फ ओनली प्रोग्राम यानी सिर्फ कोडिंग पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि अदर कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज डिफाइंड बाय IEEE। अब ये IEEE क्या है? IEEE बेसिकली दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है जिसका स्टैंड फॉर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये बेसिकली एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता है जब आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी इशू आता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या डिफरेंट आपके ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है या आपके इलेक्ट्रिकल की फील्ड है, तो इन फील्ड्स के अंदर डिफरेंट तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स कौन डिफाइन करता है? IEEE डिफाइन करता है। अब ये जो IEEE है ना, इसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन आपने सेम डिटो कॉपी आपने याद करनी है। ये देखिए, ये एक डेफिनेशन ये है जो कि IEEE की है, और ये एक दूसरी डेफिनेशन है जो लैन समरवेल, ये एक कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी होगी या कोई पर्सन होगा जिसके अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये दूसरी डेफिनेशन है। तो लिहाजा ये दोनों डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। तो आपको पेपर में पूछा जाता है, अगर पेपर में आपको आता है IEEE की डेफिनेशन लिखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, और अगर ये आपको लैन समरवेल इसका नाम आता है तो आपने ये वाली डेफिनेशन जो है वो टाइप कर देनी है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या है, फिर हमने पढ़ा इंजीनियरिंग क्या है, अब हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं। तो कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, ये कोई एक फील्ड है बेसिकली इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर हम जो है वो अपने डिफरेंट तरह के एडवांस कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिटेल से। कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, कहता है ये बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसेस का एक सेट होता है, एंड टूल्स, और ये डिफरेंट टूल्स का सेट होता है टू डिवेल्प सॉफ्टवेयर, जिससे हम अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करते हैं। तो यानी इस बात से हमें ये पता चला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली सेट ऑफ टूल्स और सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने डिफरेंट कम्प्लेक्स टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बिल्ड करते हैं। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल्स, कहता है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बेसिकली कम्बिनेशन है किसका? इन तमाम के तमाम टूल्स का, टेक्निक्स का एंड प्रोसेसेस का दैट यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हम डिफरेंट प्रोसेसेस, टेक्निक्स और टूल्स यूज करते हैं ना, उनके कॉम्बिनेशन को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। ये बेसिकली इसकी प्रॉपर कंसेप्ट है। आगे अब वो टूल्स कौन से हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए अपना सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्स डेवलप करते हैं, तो उन टूल्स या उन उन थिंग्स के नाम बता दिए कौन कौन से। सबसे पहले जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के सबसे पहले आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिज़ाइन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स होनी चाहिए, टूल्स हो, टेस्टिंग हो, मेंटेनेंस हो और डेवलपमेंट हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें दोस्तों मिल कर क्या बनाती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाती हैं। ठीक है, या इन तमाम थिंग्स को यूज करते हुए आप क्या करते हो? कम्प्लेक्स टाइप के सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो। सो आपने बेसिकली इन तमाम थिंग्स के आपने सिर्फ नाम याद करने हैं। ठीक है, देयरफॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग encompasses ऑल दोज थिंग्स दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के अंदर जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो ये लिखे हुए हैं, लिहाजा आपने इनके नाम से भी याद कर लेना है। ये पेपर में आपको सारे शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि उन तमाम की तमाम थिंग्स के नाम बताओ जिनको यूटिलाइज करते हुए हम अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन करते हैं। तो ये उन थिंग्स के नाम लिखे हुए हैं। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाती है जी वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कि नाम जाहिर हो रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जो आपने बिल्ड किया है वो अच्छा है कि नहीं है, ये कैसे पहचान होगी? दोस्तों उसकी पहचान करने के डिफरेंट कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट, इट इज़ रिलायबल, कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर की पहचान ये होती है कि वो देर पा यूज़ किया जा सकता है, मतलब उसे हम देर तक, काफ़ी वक्त तक जो है यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी पहली निशानी है। तो ये
बेसिकली आप समझ लें कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर की। लिहाजा अगर आपने ये जज करना हो कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं अच्छा, तो उसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये खसूसियत आप याद कर दो। पेपर के अंदर आपको ये खसूसियत जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो पहली क्या है जी, इट इज़ रिलायबल, कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है वो रिलायबल होता है, मतलब देर पा उसको आप यूज़ कर सकते हो। इट हैज़ गुड यूज़र इंटरफेस, उसका जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, वो बड़ा ही प्यारा होता है, वो बड़ा यूज़र इंटरैक्टिव होता है। यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं दोस्तों? वो जो आपको विंडो दिखाई दे रही होती है आँखों से, उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जैसे ये देखो, ये सॉफ्टवेयर है ना, ये आपके सामने एक सॉफ्टवेयर है। ये देखो, इसकी ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है ना, ये जैसे ये देखो, ये बटन, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, ये अरेज़र है, इस पे क्लिक करने से हमें नज़र आ रहा है हमारी चीज़ जो है अरेज़ होगी। ऐसे ये देखें, ये टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ऐड होगा। तो दिस इज़ अ यूज़र इंटरफेस। तो कह रहा है ये जो यूज़र इंटरफेस है ना सॉफ्टवेयर का, ये बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, गुड होना चाहिए, मतलब इसको यूज़ करना बड़ा ही आसान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब एक लेमैन जो है जिसको पता नहीं है, वो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ ही ना कर सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़र इंटरफेस बड़ा ही प्यारा होना चाहिए, हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह होनी चाहिए। पता चले अच्छा इस चीज़ को क्लिक करने से ऐसे होगा, इस चीज़ को क्लिक करने से ऐसे होगा। अच्छा, उसके बाद इट हैज़ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग जिसे हम कहते हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है ना भाई वो बड़ी ही बेहतरीन हो। ठीक है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मतलब काम करने का जो तरीका है वो अच्छा हो, और क्वालिटी मतलब जो उसने आपको आउटपुट जनरेट करके दी है वो भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कि मतलब उसकी कॉस्ट वो इफेक्टिव भी हो। कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि मतलब उस पे ज़्यादा कीमत ना लगे। ऐसा ना हो मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया और वो 1 अरब का है, लेकिन काम वो 10 करोड़ वाला कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जितने वो फीचर प्रोवाइड करे उसके लिहाज से ही पेमेंट हो। ऐसा ना हो कि फीचर कम है और पेमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? तो ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर की खूबियाँ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपने याद कर लेना है। उसके बाद आगे फिर सर वही बातें कर रहे हैं, द मेजर चैलेंजेस फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ दैट द हैज़ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर विद इन लिमिटेड टाइम। अच्छा, आगे सर बता रहे हैं, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सर ने, कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, उनके लिए 2 चीज़ें बड़ी मेजर होती हैं, जब वो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। फर्स्ट टाइम, सेकंड बजट। कि मतलब जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना। और बजट, बजट का मतलब क्या, कि जितनी पेमेंट आपको दी गई है, जितनी पेमेंट का अंदाजा लगाया गया था, उसी पेमेंट के अंदर जो है वो अपने प्रोजेक्ट को, अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना। ये दो मेजर जो है चैलेंजेस होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। ठीक है, कि एक तो उसने अपने जो मुकर्रर टाइम है उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। सेकंड, जितना उसको बजट बताया गया है उतने ही बजट के अंदर, उतने ही पैसों के अंदर उसने अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो कंप्लीट करना है। ये मेजर चैलेंजेस होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। आगे फिर वही करैक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हो तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स, ये खूबियाँ होनी चाहिए, फिर ही हम ये जान सकेंगे कि हाँ जी ये सॉफ्टवेयर बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा जी आगे, द बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट का दोस्तों मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या, मतलब उसकी जो कॉस्ट है उसके और उसकी एफिशिएंसी के अंदर बैलेंस होना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब उसका काम करने का तरीका। तो आपके सॉफ्टवेयर का काम करने का जो अंदाज़ है, जो तरीका है, वो और आपके सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है, वो उनके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉस्ट बहुत हाई है और उसकी एफिशिएंसी बहुत ही लो है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी बहुत हाई है और कॉस्ट बहुत ही लो है। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही कॉस्ट वर्सेस रिलायबिलिटी, कि जो कॉस्ट है आपकी और उसकी जो रिलायबिलिटी है, उनके दरमियान भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी वर्सेस यूज़र इंटरफेस, कि आपके जो सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी है उसमें, और जो उसका यूज़र इंटरफेस है, मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है बना हुआ इंटरफेस, उसमें दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बैलेंसिंग एक्ट थे जिनको दोस्तों हम मद्देनज़र रखते हैं जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब, बेसिकली इस टॉपिक का आपको बताने का मकसद ये था कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो वो इन बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि कॉस्ट और एफिशिएंसी में जो है बैलेंस हो, और कॉस्ट रिलायबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, और एफिशिएंसी और यूजर इंटरफेस के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी आगे जी, चैलेंज इज टू बैलेंस दीज रिक्वायरमेंट्स। कहता है अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, वो जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो यही चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले जनाब आपकी जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और उसके बाद उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बड़ा ही गुड लुकिंग होना चाहिए और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए।
मतलब एक लेमैन भी उसको जो है ईजिली यूज कर सके। इसके साथ साथ आगे बता रहे हैं इन सम सॉफ्टवेयर द एफिशिएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल, कि मतलब आपके कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि मतलब आपके सॉफ्टवेयर की जो एफिशिएंसी है, जो उसके वर्किंग करने का जो तरीका है, वो बड़ा ही अच्छा होना चाहिए। ये भी कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। ठीक हो गया। लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं वो ऊपर उसने बता दिया, क्वालिटी मैटर करती है और उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है और साथ साथ उसका यूज़र इंटरफेस मैटर करता है। ये जो चीज़ें आपको बताई बताई गई हैं ना, इन चीज़ों को बताने का मकसद ये था कि मतलब जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी चीज़, सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ नहीं बल्कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है ना, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इंटरफेस होता है ना, वो यही होता है कि उसने क्वालिटी बड़ी अच्छी रखनी है, उसने उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रखनी है, उसका यूज़र इंटरफेस बड़ा अच्छा रखना है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ आपको समझ दिया कि डायग्राम से, कि जो बेनिफिट है और जो कॉस्ट है उसका आपस आपस में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे बेनिफिट बढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर के, मतलब जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने यूज़ करना है उनके लिए जैसे जैसे बेनिफिट बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि बैलेंस मतलब जो उसके बेनिफिट है वो बढ़ नहीं रहे और जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस डायग्राम का बेसिकली मकसद ये था कि जैसे-जैसे बेनिफिट बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के फीचर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए और जैसे-जैसे उसके बेनिफिट डिक्रीज़ होंगे, वैसे-वैसे उसकी कॉस्ट भी जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर को बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल ये भी रखते हैं कि सिर्फ़ किसी एक पॉइंट के ऊपर वर्क नहीं करते। लाइक जैसे आपने कहा मैंने सिर्फ़ इसकी क्वालिटी अच्छी करनी है, तो ये ना हो मतलब सॉफ्टवेयर की सिर्फ़ क्वालिटी पे आप काम कर रहे हो, उसकी एफिशिएंसी पे, उसकी जो है वो क्या उसकी परफॉर्मेंस पे आप काम ही नहीं कर रहे, उसके यूज़र इंटरफेस पे आप काम ही नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जितनी सॉफ्टवेयर डेवलप एक अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी खूबियाँ होती हैं, उनकी तमाम की तमाम खूबियों पे आपको काम करना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अगला टॉपिक है जो है जी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड। सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड का मतलब सॉफ्टवेयर हिस्ट्री। तो कहता है एक बेसिकली ना एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैपर जोन्स। अब कैपर जोन्स ने क्या किया, सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड के ऊपर काम किया, मतलब उसकी हिस्ट्री पे काम किया। अब बात कर लेते हैं ही ड्राइव सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज। कहता है जो हमारे पास कैपर जोन्स था ना, उसने बेसिकली ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बेसिकली बन सकता है और इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के अंदर वो जो हमारे पास साइंटिस्ट है कैपर जोन्स, उसने सॉफ्टवेयर को जो है डिवाइड किया डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, और वो एक्टिविटीज कितनी थी, तकरीबन 25 डिफरेंट कैटेगरीज थी उसकी। कि मतलब उसने एक सॉफ्टवेयर को, एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट 25 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद अब उसने किया क्या, पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि ठीक है जी, वो जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने 25 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है उसकी सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज को डिवाइड किया। फिर उसने क्या किया, दे हैव एनालाइज्ड अराउंड 10,000 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स टू कम अप विद, कि फिर उसने एनालाइज किया कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन डिफरेंट कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हुए हम तकरीबन 10,000 डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये बेसिकली उसने एनालाइज किया। अच्छा जी, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बन गया। अब आगे वो क्या कह रहे हैं जी, सच अ कैटेगराइजेशन बट here to cut down the discussion we will only describe 9 of them that are listed below। वो जो साइंटिस्ट था उसने 25 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज को डिवाइड किया और उसने बताया, एनालाइज किया कि तकरीबन 10,000 सॉफ्टवेयर इन कैटेगरीज के थ्रू जो है बिल्ड किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। लेकिन सर बता रहे हैं कि हम यहाँ पे उसकी उन 25 कैटेगरीज में से सिर्फ और सिर्फ 9 कैटेगरीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया। अब वो 9 कैटेगरीज कौन सी हैं, वो ये नाम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये 9 वो कैटेगरीज हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी 25 में से जो 9 तो हमने कैटेगरीज कर ली, बाकी जो 16 हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जो इंपॉर्टेंट बात है, टफ कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट मोर देन 13 to 14% ऑफ द होल एफर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपकी जो कोडिंग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 13 या 14% जो है वो क्या होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए। मतलब इतनी भी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस ना दो। मतलब आपके मान लो एक सॉफ्टवेयर आप बिल्ड कर रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर के बिल्ड करने के दौरान आपकी बाकी भी चीज़ें हैं, आपका डाटा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, कहता है उस पे भी वर्किंग करो। ये ना हो कि आप जो है सारा टाइम, सारी इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी सिर्फ कोडिंग को दे रहे हो।
बाकी आपकी डॉक्यूमेंटेशन और डाटा को आपको ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपनी कोडिंग को सिर्फ 13 से 14% जो है वो इंपॉर्टेंस दो, बाकी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद उसके लास्ट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है। फ्रेड ब्रॉक, ये भी एक साइंटिस्ट है जिसने बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था ए मैथिकल आ मैथिकल मैन मोंथ। ठीक है, ये उसकी बुक का नाम था, और उस बुक के अंदर एक टॉपिक था नो सिल्वर बुल्ट। ठीक है, ये एक टॉपिक था उसकी बुक के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारी सिर्फ आपको बन सकता है, बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बेसिकली उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सारी चीज़ों को जो है वो बयान किया है, डिस्क्राइब किया है। सो हमारा उन चीज़ों को पढ़ने का यहाँ पे मकसद नहीं है, हमारा मेन मकसद सिर्फ ये था यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि फ्रेड ब्रॉक जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम आ मैथिकल मैन मोंट है, और उसके बाद उसके अंदर एक टॉपिक है नो सिल्वर बुल्ट। तो ये आपने सिर्फ जो है याद कर लेना है, एमसीक्यूज के हवाले से इसको देख लेना है। तो उसके बाद लास्ट पे ये इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है, इस बात को आप पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नथिंग, कहता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ एक इंजीनियरिंग है, बट अ डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब हम इसको समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट पे। तो दोस्तों, इस पूरे लेक्चर 1 का जो लुबिर बाब है वो ये लिखा हुआ है, कहता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, खुद कुछ भी नहीं है वो, लेकिन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक एक अप्रोच है जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये आसान से वर्डिंग में उसने एक लुब्बे लुबाब बता दिया, आपको मेन पॉइंट बता दिया, मेन थीम बता दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली कुछ नहीं है, बल्कि ये एक अप्रोच है, डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक अप्रोच है, जिसको हम यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने समझाने की कोशिश की है और टू द पॉइंट बातें मैंने बताई हैं। फिर भी अगर कोई ज़्यादा डिटेल बता दी हो तो चलें, कोई बात नहीं, आप जो है थोड़ी स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख लिया करें। और दूसरी बात ये, कुछ स्किप ना किया करें, जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इस लेक्चर के अंदर उसको आपने अच्छे से कवर करना है, और रटा नहीं लगाना चीज़ों को, जो हाईलाइट किए सिर्फ आपने उनको पढ़ के अपना पॉइंट क्लियर करना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।